आज की कहानी है माल ढोक। लेखन और चित्रांकन जयंती मनोकरण, अनुवाद दीपा त्रिपाठी। चेतन के घर मेहमान कम ही आते हैं। एक दिन जब एक मेहमान आया तो ऐसा क्या हुआ जिससे चेतन ही नहीं, उसके काको, काकी और रेगिस्तानी दोस्त गगन की मुश्किलें बढ़ गई। राजस्थान के एक दूर दराज गांव के एक बच्चे, उसके परिवार और विलुप्त होने की कगार पर पहुंचे एक पक्षी के इर्द गिर्द घूमती हुई यह दिलचस्प कहानी सुनिए। शाम होने के साथ ही चरवाहे की सरकंडे से बनी बांसुरी के सुर भी ढल गए। शाम के धुंधलके में भेड़ें मिमियाती और बीच बीच में आपस में टकराती घर की ओर चली जा रही थीं। भेड़ों के रेवड़ की एक और अनोखा चरवाहा चल रहा है। शुतुरमुर्ग जैसी मजबूत टांगों वाला यह चरवाहा भेड़ों के साथ आगे बढ़ते हुए रेगिस्तान की रेत पर अपने पंजों की 3 मोटी उंगलियों के निशान छोड़ता जाता है। गगन एक बड़ा सा पक्षी, जिसे कहीं माल ढोक और कहीं गोंडावन भी कहा जाता है, वह रेगिस्तान में अपने माता पिता से बिछुड़ गया था जब चेतन उसे अपने घर ले आया था। चेतन ने उसे भेड़ चराने का काम सिखाया। चेतन ने मोटे से सरकंडे से बना अपना नड़ यानी बांसुरी कंधे पर लटका ली। चेतन ने अपनी चरवाहों वाली लाठी को अपने दोनों कंधों पर रख उस पर अपनी बाहें फैला दी। ऐसा करने से उसकी बाहों की थकान मिट जाती है। बड़ा सा शाफो यानी साफा भी उसे राजस्थान की कड़ी धूप से बचाने के लिए काफी नहीं था। धूप से तपे हुए थके पांव आगे बढ़ाना भारी पड़ रहा था। एक पैर में उसने घुमावदार नोक वाली पुरानी जूती पहन रखी थी। दूसरा पांव नकली था, जिसे जयपुर फुट कहते हैं। खास तौर पे उसके लिए तैयार इस सस्ते और लचीले नकली पांव के सहारे वह चलने और दौड़ने के साथ साथ उकड़ू बैठ सकता था और पेड़ों पर चढ़ जाता था। चुस्ती फुर्ती में वह गांव के किसी बच्चे से कम नहीं था। भला हो उसके काको और काकी का, इनसे अच्छा और कोई नहीं हो सकता। यह सोचते ही गगन के ओठों पर मुस्कान दौड़ जाती है। पोलियो हुआ तो उसके माँ बाबा ने उसे छोड़ दिया, लेकिन काको और काकी ने भरपूर प्यार दिया और साथ ही उसके लिए जयपुर फुट भी बनवाया। भेड़ों को उनके बाड़े में हाँकने के बाद चेतन पुराने खेजरी के पेड़ के नीचे बने अपने झोपड़े की ओर बढ़ा। काकी के हाथ के स्वादिष्ट खाने की महक से उसके मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन वह वहीं ठिठक जाता है। काकू के साथ यह कौन अजनबी खाना खा रहा है? आजा चेतन, काकू ने उसे हंसते हुए अपने पास बुलाया। हमारे घर पधारे मेहमान से मिल। नमस्ते साहिब, चेतन ने झुककर कहा, लेकिन उसके दिमाग में हलचल मची हुई थी। यह क्या, यह सपेरा है? उसने कनखियों से देखा तो उसकी नज़र फर्श पर रखी पुंगी और पास रखी हुई चपटी टोकरी पर जाकर ठहर गई। कहीं इसका नाग मुझ पर फुफकार तो नहीं मारेगा? वह सोचने लगा। यह है हमारा इकलौता बच्चा, हमारा बेटा, काको ने कहा और चेतन को अपनी बाह में भरकर पास खींच लिया। अच्छा, सपेरा अपनी उंगलियां चाटते हुए बोला। हाथों को धोकर उसने अपने बंदेज के लाल साफे को खोलकर झाड़ा। उसकी लाल लाल आंखों ने झोपड़े के बाहर कीड़े मकोड़े चुगता माल ढोक देख लिया। बढ़िया भोजन कराने के लिए धन्यवाद। अगली बार हम पक्षी का मांस खाएंगे, उसने अपने पीले पीले दांत दिखाते हुए कुटिलता से हंसते हुए कहा। नहीं, चेतन फट पड़ा। हाँ हाँ देखेंगे, मिलते हैं।
सपेरे ने अपनी टोकरी और पुंगी उठाते हुए कहा। मेरे माल ढोक को छूने की कोशिश ना करना, चेतन ने चिल्लाकर कहा और रेत में दूर तक उसके पीछे पीछे गया। अच्छा जी, तुम मुझे ललकार रहे हो? सपेरे ने अपनी टेढ़ी नाक और घनी मूंछों के पार उस पर नजरें गड़ाकर पूछा। फिर पुंगी को उठाकर होठों से लगा लिया। चेतन थरथरा उठा। अचानक उठे डर ने उसके दिल में भरे जोश को मसल कर रख दिया। चौकड़ी भरने को तैयार हिरन जैसी फुर्ती से चेतन ने अपनी नड़ में फूंक मारकर माल ढोक को होशियार करने वाली धुन छेड़ दी। गगन ने बारी बारी से बाएं और दाएं की ओर टेढ़ा मेढ़ा दौड़ते हुए रफ्तार पकड़ी और डैने लगातार फड़फड़ाते हुए हवाई जहाज की तरह उड़ान भरी। मिनट भर में रेत के टीलों को पार करके उड़ गया। अच्छा हुआ, गगन के पंखों की फड़फड़ाहट से चेतन खुश हुआ। कुछ देर में उसके दिल की धड़कन फिर सही होने लगी। उसे मालूम था कि गगन सुबह होने पर भेड़ हाँकने में मदद करने के लिए लौट आएगा। जैसे ही सवेरे के सूरज ने आसमान में उजाला फैलाया, चेतन भेड़ को बाहर निकालने के लिए बाड़े की ओर दौड़ गया। सूजी हुई आंखों और भिजी हुई मुट्ठियों के साथ चेतन खोजने निकल पड़ा। गगन, तू कहाँ गायब हो गया है? कहाँ गायब हो गया है रे? अपनी भेड़ को पीछे छोड़ वह अपनी नम आंखें मलता हुआ निकल पड़ा रेगिस्तान में तलाशने। चेतन ने बहुत तलाशा, लेकिन उसे कहीं गगन के पैरों के निशान तक ना दिखाई दिए। काश तुमने उड़ान ना भरी होती, लेकिन ऐसा करके ही तो तुम उसकी पकड़ में आने से बचे। उफ, वह दुष्ट घिनौना सपेरा। चेतन ने दूर तक फैली सूखी घास के बीच इधर उधर दौड़ भाग कर खूब तलाशा। वह रेगिस्तान में बसे गांव के सिरे पर कंटीली झाड़ियों की बाड़ तक पहुंच गया। फिर वहीं ठहर कर उसने अपनी नड़ पर पुरानी अपनी धुन बजानी शुरू की। उसे एक धीमी सी हूक सुनाई दी। कहीं यह उसकी कोरी कल्पना तो नहीं? उसने नड़ में फिर फूंक मारी। इस बार उसे रेत के टीले के पीछे से आती जोर से रंभाने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही चेतन कंटीली झाड़ियों को पार करने के लिए आगे बढ़ा, उसका अंगरखा चिर गया और धोती फट गई। तू यहाँ है? चेतन खुशी से उछल पड़ा। गगन निढाल पड़ा था। उसकी आंखों की सारी चमक गायब हो चुकी थी और उसका एक पैर शिकारी के फंदे में फंसा हुआ था। मेरे गगन, ईश्वर के गुण गाऊं, उसने तेरी जान बचाई। चेतन घुटने के बल बैठकर अपने प्यारे दोस्त से मिला। फिर उसने बहुत होशियारी से गगन को लोहे के फंदे से आज़ाद किया। पैर बुरी तरह जख्मी हो गया था। घबराना नहीं, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। पहले मुझे जोहड़ से पानी लाना होगा। चेतन बुदबुदाता जा रहा था। मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता, उठाकर अपने साथ ले जाना होगा। चेतन ने गगन के पैर के साथ बांधने के लिए एक झाड़ी से मजबूत सी छड़ी तोड़ी। फिर अपने साफे से कपड़ा फाड़ कर उसने गगन के पैर में पट्टी बांधी। चेतन ने सोचा कि जोहड़ तो काफ़ी दूर है, पास वाले कुएं तक जाकर देखते हैं, शायद उसमें पानी हो। चेतन ने गगन को कस कस कर पकड़ रखा था और गगन ने अपना सारा भार चेतन पर डाल दिया था। किसी तरह चेतन हिम्मत दिलाकर उसे कुएं तक ले जाने की कोशिश कर रहा था। कुएं के पास एक मटकी भी रखी थी, लेकिन उसके पेंदे में छेद था। चेतन ने अपने लाल साफे के कपड़े को पूरा खोला और उसके एक सिरे पर एक पत्थर बांधकर उसे कुएं में डाल दिया। पत्थर और उससे बंधा कपड़ा छपाक से पानी में जा गिरा। फिसल कर बिना जगत वाले कुएं में गिरना नहीं है, इसलिए चेतन पेट के बल लेटकर रेंगते हुए कुएं के सिरे तक पहुंचा। पानी में पड़े साफे के कपड़े को ऊपर खींच लिया। चेतन ने थोड़ा पानी गगन की चोंच में निचोड़ दिया। माल ढोक की जान में जान आई। वह उठा, लड़खड़ाया और फिर गिर पड़ा। शाबाश मेरे गगन, चेतन खुशी से उछल पड़ा।
उसने अपने सूखे ओठों को भी गीला किया। चेतन साफे के कपड़े को अपनी ज़रूरत पूरी होने तक बार बार कुएं में डालता और निकालता रहा। शाम तक गगन की हालत इतनी सुधर गई कि बीच बीच में ठहर कर उड़ते हुए घर जाने लायक हो गया। होए! उसे देखते ही गांव के बच्चे शोर मचाने लगे। सभी ने एक जगह इकट्ठे होकर गगन को घेर लिया। काकी ने जड़ी बूटियों से दवा बनाई, जिसे लगाने से गगन के पैर मजबूत होने लगे। चलो गगन, फिर चलते हैं, वहीं जहाँ कुछ करने लायक काम है। यह कहकर चेतन भेड़ की देखभाल करने के लिए गगन को साथ लेकर चल पड़ा। एक दिन चेतन को कुछ दूर कई मालढोक दिखाई दिए। उससे उनकी गहरी गूंजने वाली आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी, जो यह पक्षी बरसात के मौसम में एक दूसरे से मिलने पर निकालते हैं। कहीं कोई दूसरा मालढोक मेरे गगन को पुकार तो नहीं रहा है? अपने डैनों को फैलाकर इठाते हुए गगन ने अपनी पूंछ फड़फड़ाई और उसकी एक गहरी आह सी निकल गई। फिर शानदार अंदाज में डैने पसार कर उसने बहुत दूर नजर आ रहे दूसरे मालढोक की ओर उड़ान भरी। चेतन के नड़ के बोल स्वरों की पूरी उठान पर पहुँचे और फिर धीरे धीरे मंद होते चले गए।